आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ11 श्रम मथुरा पर। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आपके पेपर फर्स्ट की सीरीज फर्स्ट की जो पार्ट चल रहे थे, उसी में आपका पार्ट 5 और क्वेश्चन क्रमांक 13। ठीक है, इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं और उन क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको आपके प्लेलिस्ट में जाइए और बैक पीछे वाली वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। और सबसे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आप लोगों के पास इसकी नोटिफिकेशन कम्प्लीटली पहुंचे। और आप लोगों का प्यार जैसे कि मुझे दिख रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग यदि मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग जो है क्रिएटिविटी वाले थॉट्स और यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी डाउट हुआ करे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि किसी बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रश्न को या तो जूम करके देख सकते हैं, या फिर यह कि जैसे मैं यहाँ पे ओरली बोलता हूँ तो उस क्वेश्चन को अपने नोट करके लिखेंगे तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्वेश्चन क्रमांक 13, ये क्वेश्चन 10 अंक का आता है। मैं आपको बता दूं, मानसिक मंदता ऑब्लिक बौद्धिक अक्षमता क्या है, विस्तार से बताइए। सॉरी। तो मानसिक मंदता को इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MR। क्या बोलते हैं? MR। जैसे कभी बोलते हैं ना कि आपने किस ब्रांच से D.Ed किया है तो MR से किया है, तो वहां पे आपको MR की फुल फॉर्म मेंटल रिटार्डेशन होती है, और जबकि बौद्धिक अक्षमता की होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसीलिए उसको ID बोला जाता है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से कहते किसे हैं, तो PWD एक्ट 1995 के अनुसार बताया गया है कि मानसिक मंदता क्या कहलाती है। मानसिक मंदता का अर्थ मस्तिष्क के अवरुद्ध या अविकसित रूप से है। ठीक है ना, या तो मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ हो, रुक गया हो, या फिर यह है कि उसका विकास है वो कम हुआ हो, तो ऐसे विकास वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि वाले बच्चे बोलते हैं, और वो जो बीमारी होती है वो मानसिक मंदता कहलाती है या फिर बौद्धिक अक्षमता कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? चिकित्सकीय आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पे, और आपका शैक्षणिक आधार पे। ठीक है, तो पहले ही बात हम बात करते हैं चिकित्सकीय आधार में। और जैसे कि आपको पता होगा, चिकित्सकीय आधार में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें आपके वे घटक आते हैं जो कि बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के और जन्म के बाद तक के जो कारण होते हैं जिनसे बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कमजोर, या फिर यह जिन बच्चों का मानसिक मंद होता है, जिनका ब्रेन होता है वो कमजोर होता है, या जो बच्चे मानसिक मंद होते हैं या बौद्धिक अक्षम होते हैं, तो उन बच्चों का जो विकास है वो किन परिस्थितियों के कारण अवरुद्ध हो सकता है, वो कारण इसमें दिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कारक की, तो संक्रमण एवं मादक। तो आपको पता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इस सिचुएशन में माँ को ध्यान रखना होता है कि वो किसी संक्रमण बीमारी के शिकार ना हो जिससे कि बच्चे पर उसका असर पड़े। दूसरी बात, मादक द्रव्य का मतलब होता है कि किसी भी शराब या फिर जो गुटखा, तम्बाकू, पान मसाले होते हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि उनका जो है इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, तो जिससे बच्चे का जो ब्रेन है वो कमजोर हो सकता है और बच्चा मानसिक मंद पैदा हो सकता है। तो उस कैटेगरी में क्या है, ध्यान रखना है। दूसरा है कि पोषण। पोषण अगर यदि बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित होता है तो उस कंडीशन में बच्चे को पोषण युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे का जो ब्रेन है वो ब्रेन क्या है, जो है बिल्कुल परिपक्व रहे। ठीक है। और मनोचिकित्सकीय कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जिनमें जो माँ होती है, तो माँ जब गर्भवती होती है तो उस समय पे उन्हें ज्यादा तनाव, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार ना बने, तो इस तरीके के उनके क्या है, जो मनोचिकित्सकीय धारणा होती है उसको हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। गुणसूत्रीय विकृति में ये होता है कि माता-पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें किसी प्रकार की इफेक्टिविटी आती है या फिर किसी प्रकार की असंगतता आती है, तो उससे बच्चे के जो ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है तो बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। ठीक है। गर्भावस्था की विकृति। गर्भावस्था की विकृति में कह रहे हैं कि अचानक किसी दुर्घटना की वजह से यदि माँ के गर्भ में बच्चे का
किसी कारणवश चोट पहुँचती है तो फिर क्या है, बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। यदि हम बात करें प्रसव पूर्व अज्ञात कारण की, ठीक है, तो प्रसव पूर्व अज्ञात कारण में ये होता है कि यदि माँ के जो बच्चा होता है वो गर्भ में, तो उसके कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या फिर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या है, प्रसव पूर्व इसको वंशानुगत कारण भी कहा जाता है। इस कारक को वंशानुगत कारक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने 4-5 पॉइंट क्लियर किए। आगे चलते हैं मस्तिष्क की बीमारी। यदि किसी बच्चे को या फिर गर्भवती माँ को मस्तिष्क संबंधित बीमारी होती है, तो उसका जो असर होता है वो भी क्या है, बच्चे में आ सकता है, तो इसीलिए बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। आगे हम बात करें मानसिक, शारीरिक और वातावरणीय कारक की, तो आपको पता है जैसे कि अरस्तू ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ये क्या होता है, शिक्षा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि यदि स्वस्थ शरीर होगा बच्चे का तो स्वस्थ मस्तिष्क का जन्म के साथ स्वस्थ मस्तिष्क के साथ जन्म लेगा। तो उसी कैटेगरी में ये बताया गया है कि माँ को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे जाएंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो बच्चा भी है वो भी क्या है, स्वस्थ जन्म लेगा। और यदि हम बात करें वातावरणीय कारक की, तो वातावरण कोई एक कारक नहीं होते, वातावरण क्या है, सामूहिक कारक होते हैं, जिनमें बच्चे का जो है लैंग्वेज की बात करें हम, या फिर कलर की बात करें हम, या फिर ये है कि वहाँ के वातावरण की बात करें हम, ठीक है ना, तो वो क्या है, सब वातावरण से ही जो है प्रभावित करता है, तो वो वातावरणीय कारक कहलाता है। अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कभी-कभी ये होता है कि यदि माँ गर्भवती होती है तो बच्चे की माँ को क्या है, दौरा पड़ जाना, ठीक है ना, मृगी का दौरा पड़ना, ठीक है, या फिर बच्चे को मृगी या फिर पोलियो का हो जाना। तो इस सिचुएशन में क्या है, चिकित्सकीय आधार पे आते हैं। आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पे। तो मनोवैज्ञानिक आधार पे जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, इसको हम पहला नाम देंगे, इसको हम दूसरा नाम देंगे, इसको हम तीसरा नाम देंगे। तो मनोवैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण जैसे कि आपको दिख रहा होगा मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक आधार पे हम चर्चा तब करते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि जो बच्चे का मानसिक मंदता में क्या होता है कि शारीरिक विकास तो ठीक ठाक होता है, लेकिन बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, वो विकास क्या है, अवरुद्ध या कम होता है। तो उसे हमेशा बुद्धि लब्धि या आईक्यू से मापते हैं। किससे मापते हैं? आईक्यू से। और जैसे कि आप अलग से नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक है, जो सुनने की तीव्रता का मात्रक होता है वो तो होता है आपका डीबी, डेसिबल, ठीक है ना, और बुद्धि लब्धि का जो मात्रक होता है या उसे दर्शाते हैं, वो डायरेक्ट दर्शाते हैं, पर इसे आईक्यू से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? आईक्यू से। किससे? आईक्यू से। तो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आईक्यू का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि डेसिबल का, ठीक है, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मिटा देता हूँ। यहाँ पे केवल और केवल हम आईक्यू का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, 90 से 110 होता है, सामान्य व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक मतलब होता है कि बच्चे की जो सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धि लब्धि होती है, उसके आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है तो हम जानते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण, पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो होती है 90 से 110। उनका आईक्यू कितना होता है? 90 से 110। और 90 से यदि कम जाते जाते हैं तो फिर क्या है, उनका सोचने समझने की क्षमता भी उतनी ही कम होती चली जाती है, जैसे कि आप इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन में क्या होता है? बॉर्डर लाइन में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर पाते हैं, लेकिन अपने व्यावसायिक कार्यों में दक्ष होते हैं वो, ठीक है ना, जैसे ट्रैक्टर चलाना, बाइक चलाना, ठीक है ना, अपने जो सारे कार्य होते हैं उन कार्यों को वो कर लेते हैं। और इनका आईक्यू लेवल 70 से 85 या 90 तक होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं माइल्ड। माइल्ड को हिंदी में अति अल्प बोला जाता है और इनका आईक्यू 50 से 70 के बीच होता है, और ऐसे बच्चे अपनी प्राइमरी की शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और ऐसे बच्चे जो अति अल्प माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, इन बच्चों की जो क्रियात्मक या फिर हम कहेंगे गामक जो कौशल होते हैं वो ठीक ठाक रूप से विकसित हम लोग करवा सकते हैं प्रयास करवा के, ठीक है, और होते हैं।
दूसरी बात मॉडरेट लेवल की हम बात करें तो इनको अल्प बोलते हैं हिंदी में, और ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 35 से 50 होता है, तो ऐसी आईक्यू लेवल वाले बच्चों को अल्प कैटेगरी में रखा जाता है। ये बच्चे पहली से दूसरी कक्षा तक पढ़ पाते हैं और इनका जो विकास होता है वो बहुत धीमा-धीमा होता है। ये बच्चे अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, गामक क्रियाओं को सीखने के लिए बार-बार प्रैक्टिस करनी होती है। घरवालों के सहयोग से एक बार करना सीख जाते हैं, ये खुद में आत्मनिर्भर रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीवियर गंभीर कैटेगरी की, ठीक है, तो ये है 20 से 35 जिनका आईक्यू होता है, जिनकी सोचने समझने की क्षमता केवल 20 से 35 होती है, जबकि सामान्य 90 से 110 होती है। तो 20 से 35 वाले बच्चों को गंभीर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और इन बच्चों के लिए केवल ये खुद के कार्य करना, जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं जैसे बटन लगाना, बाल कंघी करना, खाना खाना, इस तरीके की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये बच्चे सीखने के लिए इनको बार-बार सिखाना पड़ता है, एक ही टास्क को बार-बार करवाना पड़ता है, तब ये बच्चे मुश्किल से सीख पाते हैं, फिर भी इनकी देख-रेख की ज़रूरत होती है, ठीक है? और अगर हम बात करें कि अति गंभीर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं पूरी तरीके से, इनके पास हमेशा एक ना एक व्यक्ति को होना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में, शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण। शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 3 भागों में बाँटा गया है, शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय और अभिरक्षणीय। ठीक है, तो शिक्षणीय में वो पार्ट आते हैं जिसमें बच्चा अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कर पाता है, ठीक है, 1 to 5 तक की शिक्षा ले लेता है। और जैसा कि आपको पता है कि शिक्षणीय का मतलब होता है शिक्षा लेना और प्रशिक्षणीय का मतलब ट्रेनिंग बोलते हैं प्रशिक्षणीय को, ठीक है, ट्रेनिंग। तो मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग लेना, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे, जैसे मान के सुई में धागा पोना, ठीक है, तो सुई में धागा लगा डालने के लिए क्या है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो माला पिरोना, ठीक है, तो माला पिरोने के लिए क्या दी जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे बच्चों का जो आईक्यू लेवल, पहली बात हम शिक्षणीय लेवल के बच्चों का आईक्यू लेवल की बात करें तो वो उनका आईक्यू लेवल 50 से 70 के लगभग होता है, ठीक है। और ये बच्चे अपने प्राइमरी की एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। और जो मॉडरेट लेवल के जो बच्चे होते हैं वो प्रशिक्षणीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, या फिर प्रशिक्षणीय श्रेणी जो ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे बच्चे 1 से दूसरी क्लास तक पढ़ाई कर पाते हैं और ये बच्चे अपने घर के कार्यों में सहयोग करते हैं और ये व्यावसायिक कार्यों में क्या है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और जिससे ये अपने जीवन यापन का साधन बना सकते हैं, ठीक है। अभिरक्षणीय तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल लगभग 20 से 35 होता है, लेकिन ये बच्चे क्या है, इनको किसी ना किसी की देख-रेख के अंतर्गत रखा जाता है। इनका सारा काम ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनको खुद से करना आता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है ना। ये प्रश्न हो गया आपका पहला, और जो पार्ट 5 है इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 13 सीरीज फर्स्ट का, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि आपको जो भी पॉइंट है वो थोड़ा सा इश्यू हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और यदि आपको कुछ और इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर समझाने का प्रयास कर सकूं। बाकी का अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 14, ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 14। और वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है, मैं आपको बता दूं, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मानसिक बीमारी के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो अपनी सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाते, वो एक दूसरे के साथ, ठीक है, बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो, चाहे वो व्यवहारिक व्यवहार हो, ठीक है ना, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवहार हो, इस तरीके के बच्चे होते हैं। वो बच्चे क्या है, अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इनको मानसिक बीमारी का शिकार बोला जाता है, ठीक है। मानसिक बीमारी टॉपिक है, मानसिक बीमारी, इसको विस्तार से समझते हैं, मानसिक बीमारी क्या है, ठीक है। तो मानसिक बीमारी में जैसे कि मैंने बताया कि वो बच्चा मेंटली इलनेस कहलाता है जो अपने संवेग, ठीक है, या फिर सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, एवं
अपने क्रियात्मक पक्ष, उनका जो क्रियात्मक पक्ष होता है, ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष का जो विकास होता है वो क्या होता है, असंतुलित होता है। असंतुलित होने के कारण वो अपना कोई भी कार्य समाज में रहकर नहीं कर पाते हैं, वो एक दूसरे से विपरीत व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बीमारी होती है ये मानसिक बीमारी कहलाती है। आपको पता है, आपने समाज में देखा हुआ ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो MA BEd करके बैठे हैं लेकिन इनकी जॉब नहीं लगती है, तो वो क्या है, ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार बन के और फिर क्या हो जाते हैं, वो व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मानसिक बीमारी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, एक तो है आपका साइको न्यूरोसिस, इसको मनस्ताप कहते हैं, इसको हिंदी में मनस्ताप कहते हैं। इसमें इस तरीके के लोग आते हैं जिनका इलाज संभव है, ठीक है, इनका IQ होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, ये ठीक ठाक होते हैं लेकिन इनका इलाज संभव है। और ऐसे व्यक्ति क्या है, घर पर रह सकते हैं और ये आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो ये होता है बेटा साइकोसिस, मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता ये, इसमें इस टाइप के जो व्यक्ति आते हैं जो कि बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, जिनका अपने खुद के संवेगों पे नियंत्रण नहीं होता है, जिनका अपने भावों पे नियंत्रण नहीं होता है, जब जिनका जो मन करने को करता है वो करते हैं। जैसे किसी को पत्थर मारना, ठीक है ना, जैसे कहीं पे शादी का प्रोग्राम होता है तो शादी के समय पर क्या है, भरी भीड़ में रोने लग जाते हैं ये, ठीक है, शादी के टाइम पे रोने का कारण, ठीक है, या फिर जहाँ पे रोने की जरूरत होती है वहां पे हंसने लग जाते हैं ये, ठीक है ना। तो वहां पे इस सिचुएशन में फिर क्या करते हैं, हमें खुद हंसी आती है कि बताओ ये कैसा व्यक्ति है कि यहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल रहा है और ये रोता है, ये तो पागल है। तो वो जो संज्ञा दी जाती है, मतलब इन इन बच्चों का इलाज होता है, इन व्यक्तियों का जो इलाज है, इन बच्चों का जो इलाज है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मानसिक बीमारी को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक साइकोन्यूरोसिस और दूसरा है साइकोसिस। इसको हिंदी में मनस्ताप बोलते हैं, जो कि एक तरीके की नॉर्मल समस्या होती है जिसमें बच्चा क्या डिप्रेशन में रहता है, लेकिन इसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाया जाए तो ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें साइकोसिस, तो मनोविक्षिप्तता एक तरीके की बहुत गंभीर बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपने सारे संवेगों को भूल जाता है और विपरीत व्यवहार करने लगता है, जैसे रोने के टाइम पे हंसना, हंसने के टाइम पे रोना, इस तरीके के व्यवहार करने लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न, लास्ट जो प्रश्न है आपका वो है 15, और 15 प्रश्न है आपका SLD। क्या है SLD, जो कि आए दिन आपके सीटेट रीट के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 15, ठीक है, SLD की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका सही मायने में मीनिंग होता है विशिष्ट अधिगम अक्षमता। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, अधिगम को हम समझते हैं सीखने से। अधिगम का सही मायने में अर्थ होता है सीखना, ठीक है। और सीखना आपको पता है एक शैक्षिक कार्यक्रम होता है, कार्य होता है। तो शैक्षिक कार्य में यदि कोई बच्चा या व्यक्ति सीखता है और उसमें उसे अवरुद्धता या फिर रुकावट फील होती है, रुकावट महसूस होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, SLD कहलाती है। मतलब शिक्षा प्राप्त करते हुए किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को यदि रुकावट महसूस होती है या फिर उसे कहीं ये फील होता है कि वो इस काम को नहीं कर पाएगा या उससे वो काम गलत होता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं
विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। और ये जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ये मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो जरा ध्यान देंगे इधर। मैं आपको 6-7 नाम लिखाऊंगा, उनको कंठस्थ याद कर लेना। उनमें से ये 3 है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है डिस्कैलकुलिया, जो कि हर बार पेपर में आता है। एक है आपका डिस्ग्राफिया, जो कि पेपर में आता है हर बार, किसी ना किसी में, आईडी में, किसी बार एचआई में, किसी बार वीआई में, ठीक है। और एक है डिसलेक्सिया, ये भी किसी ना किसी पेपर में आता है। तो ये 3 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें डिस्पेक्सिया, डिस्मोरिया, डिस्मोरिया, डिस्पेक्सिया, और एक है बूटीमिया, और एक है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, एक है बूटीमिया। चलिए, तो देखो डिस्कैलकुलिया, जैसे कैलकुलेशन ये शब्द आ रहा है तो इससे पता चल रहा होगा कि गणितीय संबंधी समस्याओं को यदि कोई बच्चा नहीं हल कर पाता है, या अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, 6 को 9 पढ़ता है, 9 को 6 पढ़ता है, तो गणितीय संबंधी जो विकार होते हैं वो डिस्कैलकुलिया कहलाते हैं। यहाँ पे ग्राफ शब्द आ रहा है, तो ग्राफ में क्या करते हैं, लेखन का काम करते हैं ना, ग्राफ। तो डिस्ग्राफ मतलब लेखन संबंधी विकार। बच्चे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, उल्टे को सीधा लिखते हैं, तो वो जो, या फिर उनको लिखने में दिक्कत आती है, व्हाइट बोर्ड से नकल करने में दिक्कत आती है, तो वो डिस्ग्राफिया का शिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। और डिसलेक्सिया, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे लेक्सिया से ये मत समझना कि लेखन संबंधी, लेखन नहीं, पठन पाठन संबंधी विकार, ठीक है। और डिस्पेक्सिया, जैसे कि पैक्स, यहाँ पे शब्द आ रहा है पैक्स, तो पैक्स से मैंने पिक निकाल लिया ट्रिक के लिए। तो पिक का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर को क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखने संबंधी विकार, देखने संबंधी विकार। अगर हम बात करें डिस्मोरिया, तो यहाँ पे ये मोर शब्द आया है। मोर शब्द का मतलब अत्यधिक, ज्यादा से ज्यादा, तो अत्यधिक सोचने संबंधी विकार, सोचने संबंधी विकार। अगर हम बात करें डिस्फेजिया, फेजिया, जैसे कि फेज, यहाँ पे फेस, फेजिया का मतलब फेस से होता है, तो फेस से क्या करते हैं, अधिकांशतः बोलते हैं ना, तो बोलने संबंधी विकार, ठीक है। और ये है बूटीमिया, तो बूटीमिया का अर्थ है कि भूलने संबंधी बीमारी। कैसी, भूलने संबंधी विकार, भूलने संबंधी विकार। तो इस तरीके से आपका ये SLD वाला जो टॉपिक है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक है, ये यही समाप्त होता है, ठीक है ना।
जैसा कि आपको पता है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक आपने देखा होगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और जैसा कि मैंने पार्ट 4 में एक क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है ना, कि NIEPVD की जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर इसका मुख्यालय, ये है देहरादून, उत्तराखंड, यूके। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और आज के लिए मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए आपको मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ और वो 2 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है NIEPMD का मुख्यालय कहाँ है, और दूसरा प्रश्न है NIEPID का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये तो है आपकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसकी यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है ना, कंप्लीट। और ये है मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुदिव्यांगता की यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये है। अब निपमेड है तो आपको इनकी मुख्यालय के नाम बताने, मुख्यालय या फिर ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप सभी को कैसा लगा आज का वीडियो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए, ठीक है ना। और आप लोग बताएं कि आज के लिए जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, पार्ट 5 का, ठीक है ना। और यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ नोट करवाता हूँ, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, कहीं फुल फॉर्म के रूप में, तो कहीं पे मिलान के रूप में, तो कहीं पर ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बैक कॉपी के पीछे के साइड में लिख कर रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। थैंक यू आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।